अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, बॉर्डर्स की बात करूं, एक टेंशन सूरत हाल थोड़ी सी दिखाई दे रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टेंशन से भी हम निकल जाएंगे। हमने बड़ा वर्स्ट दौर देखा 2002 के बाद से पाकिस्तान में, और उससे भी हम निकल गए और बड़े ही छोटे खलील अरसे में पाकिस्तान ने दहशत गर्दी का कला कमा किया। हालिया दहशत गर्दी की नई लहर है, कोई बईद नहीं था कि ये लहर नहीं उठेगी, क्योंकि भारत इस पूरे खित्ते को आग में झोंक कर बैठा है। और आप सब जानते हैं जो कुछ बांग्लादेश में वो करता रहा, भूटान में जो कुछ होता रहा, श्रीलंका में, नेपाल में, हर जगह। पाकिस्तान में तो खुलकर दहशत गर्दी मान भी रहा है, बीएलए को फंड कर रहा है, टीटीपी को फंड कर रहा है। अफ़गानिस्तान में बैठे जो तमाम आईसिस है, दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं, भारत से आसानी से उनको फंड मिल रहा है। लेकिन ये कोई बईद नहीं था कि भारत पाकिस्तान में एक बार फिर दहशत गर्दी की लहर को हवा दे। हमारे पास ऑलरेडी इसके सबूत मौजूद थे, हम तो दुनिया को बता रहे थे, फिर दुनिया के साथ खुद हुआ तो कनाडा चीख उठा, बरतानिया चीख उठा, अमरीकी अदालतों में केसेस चलना शुरू हुए। अकलियतें वहाँ पर महफूज नहीं हैं उनसे, पड़ोसी उनसे महफूज नहीं हैं। ईरान को उनके साथ जिस तरह के अच्छे ताल्लुकात रखने थे उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। ये दुनिया देख रही है, दुनिया को अंदाज़ा हो रहा है कि क्या कुछ भारत इस पूरे खित्ते में कर चुका है। एससीओ की सिचुएशन आपके सामने है। हालिया एससीओ कॉन्फ्रेंस में जो तमाम बड़े लीडरान फ्रंट लाइन पे थे, जिन्हें फ्रंट लाइन रनर्स कहा जाता है, उसमें भारत नज़र नहीं आया हमें कहीं भी। लेकिन मई का तनाज़ा, भारत का ये कहना है जी ये सिर्फ एक ट्रेलर था। भारतीय आर्मी चीफ की ये बड़ी गीदड़ भपकी है और वो पता नहीं किस जोम में है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है ये जो मई में जो कुछ हुआ ये ट्रेलर था, अभी मूवी बाकी है और फिल्म अब लगता है कि उन्हें हमें भी पूरी दिखानी ही पड़ेगी ताकि उन्हें समझ आए कि ये फिल्म है क्या। आर्मी चीफ ने धमकी दी है भारत के पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इस पर बड़ा वाज़े और क्लियर मौक़िफ़ रखता है और हमें कोई परेशानी या कोई इबाहम हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आर्म्ड फोर्सेस ने हवा के अंदर, ज़मीन में और पानी पे, तीनों जगह ज़बरदस्त और बेहतरीन जवाब दे रखा है और हम इससे ज़्यादा बेहतर और सख्त जवाब देने की अहलियत रखते हैं। ये बड़ा वाज़ेह DGISPR मुतअद्दिद बार ये बात वाज़ेह भी कर चुके हैं और कोई बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने बनियानुल मरसूस और मार्का हक के दौरान 10 मई की रात को उनकी फैंटी लगते खुद अपनी आंखों से देखा, हमें पता है कि सब कुछ हुआ और फिर हमने नहीं बताया, पूरी दुनिया ने उन्हें बताया। दहशत गर्दी को लेंगे, भारत को लेंगे, ये जो गीदड़ भपकियाँ और एक बार फिर इस खित्ते को जंग में झोंकने की बात कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेंगे और इस पर करेंगे हम बात। मोहम्मद नौशाद अली साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद सिद्दीक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब माहिर बैन अवी अमूर भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, हमें ज्वाइन किया है। नौशाद साहब, पहले ज़रा चाहूँगा हम इस पर लाजमी बात करें। ये जो मई का तनाज़ा सिर्फ ट्रेलर था, पूरी तरह तैयार हैं, भारतीय आर्मी चीफ जो धमकी दे रहे हैं, क्या मुराद लें इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब इंसान जो है मार खाया हुआ हो तो बेचारा धमकी देने के अलावा और क्या कर सकता है। जो सिचुएशन आपके सामने है आप जानते हैं। भारत जो है वो उसका जवाब देने तक की अहलियत नहीं रखता था। जो पाकिस्तान ने उसके साथ किया, उनकी हालत ये थी कि वो अपनी जो तैयारे हैं वो उसको ग्राउंड करके छुपाते फिर रहे थे कि किस तरीके से हम जो है वो तैयारे बचाएं अपने, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो कुछ कर रही थी उस वक्त, या जो पाकिस्तान के मिसाइल जो कुछ कर रहे थे, या पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान जो जिस तरह से मल्टी डोमेन ऑपरेशन उस वक्त चला रही थी, जो जो बेसिकली 6 मेजर एरियाज होते हैं। पहले तो 3 अफवाज हुआ करती थी ना, बर्री, बहरी और फिजाई। अब इसके अंदर 3 डिफरेंट जो आप समझ लें टेक्नोलॉजीज ऐड हो चुकी हैं और अब ये तकरीबन 6 डोमेन्स हैं वॉरफेयर की। वैसे तो 8 भी हैं, लेकिन ये 6 जो हैं ये आपके सामने आ चुकी हुई हैं। तो पाकिस्तान आर्मी ने इन 6 डोमेन्स का जिस तरह से मल्टी डोमेन ऑपरेशन किया, वो इंडिया के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए सरप्राइजिंग था टू एन एक्सटेंट कि आपको याद होगा कि इस जंगबंदी के बाद कुछ दिन बाद जो चाइनीज एम्बेसडर हैं वो कराची में थे और वो वहां पर जो एयर चीफ हैं उनके साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि आप इस मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो आपने किया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है, हमें भी इसकी तरबियत दें। तो दुनिया के कई ममालिक इसके बाद ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान से कर चुके हैं कि ये जो
सिक्स डोमेन ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया था। ये पाकिस्तान से जानना चाहते हैं वो कि किस तरह किया और इसके लिए उन्हें क्या क्या सलाहियतों की जरूरत है जिसके जरिए वो ये मुमकिन बना सकते हैं। तो ये जो गीदड़ भपकी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वैसे तो अनिल चौहान साहब जो हैं वो जो जंग के दिनों में कहते रहे या जंग के बाद कहते रहे, वो तो खुद एक्चुअली उन्हें वैसे इस ओहदे से सुबुकदोश हो जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके पास भी अब कोई चॉइस नहीं है, भारतीय फौज के पास चॉइस नहीं है मां सिवाय इसके कि वो अपनी आवाम को इस तरह की गीदड़ भपकियों से सेटिस्फाई करे। क्योंकि बहरहाल भारत में अगरचे के नताइज जो बिहार के हैं वो किसी तरीके से मोदी हुकूमत ने जो भी किया है, कांग्रेस बता रही है, वो अपने फेवर में कर ली हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत में वो आवाजें अब उठना शुरू हो चुकी हैं जो उनकी दिफाई सलाहियत पर सवाल करती हैं। आपको अपनी सलाहियत डेवलप करने में दिहाइयां लगती हैं, ये एक दिन में, एक साल में, 2 साल में नहीं हो पाती। तो पाकिस्तान इनके ऊपर दिहाइयों से काम कर रहा था। कम से कम एक दिहाई कबल ये बातें हमें समझ आना शुरू हो चुकी थी कि हमने आगे आने वाले वक्त के अंदर ये जो कॉग्निटिव अप्रोच होती है, इसको ये डोमेन है पूरे की पूरी जिसमें प्रोपेगेंडा है, जिसमें आपको वॉरफेयर के अंदर जो आपने काउंटर वॉरफेयर के अंदर लड़ना है अपने हवारी से, जो भी इसके मामलात हैं जो मुखालिफ है, तो इसके अंदर भी आपको एक पूरा सिस्टम और पूरा नेटवर्क और पूरा एक जिसे कहते हैं ना कि एक सलाहियत रिक्वायर्ड है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान भारत समझ रहा है, और उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब मामला ये है कि अगर वो ये बात नहीं करेगा तो फिर जो अमेरिका से डील करनी है उसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा। क्योंकि खुद अनिल चौहान साहब जो हैं वो अपनी दिफाई सलाहियत पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी दिफाई सलाहियत जो है वो इस काबिल नहीं है कि हम भारत का दिफा कर सकें। ये ग्राउंड प्रिपेयर की जा रही है उस चीज के लिए जो एक्चुअली जो मुज़ाकरात अमेरिका में टैरिफ के हवाले से ट्रंप साहब के साथ हो रहे हैं और जो वो इनको मजबूर कर रहे हैं कि आप हमसे असलहा खरीदें। ये जो ट्रंप साहब हैं ये इसीलिए ये जो गुफ्तगू करते हैं तैयारी करने की, ये इसलिए भी नहीं, मतलब पाकिस्तान की फेवर तो है ही है, भारत की सुबकी भी है, लेकिन साथ ही साथ वो राफेल तैयारों को भी बदनाम कर रहे हैं और वो अपने F-35 बेचना चाहते हैं। आपने देखा कि सऊदी अरब जो सऊदी वली अहद हैं वो इस वक्त मेरा ख्याल शायद अमेरिका पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके होंगे, और उन्होंने वाजे तौर पे कहा कि हम F-35 तैयारे जो है वो सऊदी अरब को बेचने जा रहे हैं। वो इंतहाई महंगा तैयारा है जो मैं चाहूंगा इस पे जरा बात करेंगे। नौशाद साहब एक ब्रेक लेनी है, इस पे जरा हम डिटेल बात करते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिस पर बात करना बड़ी जरूरी है। ब्रेक ले, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बात कर रहे हैं हम भारत की गीदड़ भपकी को लेकर। एक बार फिर चाहते हैं कि कोई मिस एडवेंचर करें और शायद जिसका जिक्र कर रहे हैं अभी नौशाद साहब प्लीज ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट होगा, मैं चाहूंगा इसको मजीद इलेबोरेट करें ताकि फिर आगे बाकी पार्टिसिपेंट से भी इसी पर बात करूं। देखिए वो जो मैं बात कर रहा था ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए, अब बेसिकली जो अमरीकी सदर हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को ये यकीन दिलाया जाए कि वो चाइनीज इक्विपमेंट के अगेंस्ट अब उनके पास ये सलाहियत नहीं है। तो चाइनीज इक्विपमेंट को अब सिर्फ जो कम्पीट कर सकता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसके अलावा दुनिया का शायद कोई और इक्विपमेंट अब उसको जो है वो कम्पीट ना कर सके। तो यही याद दहानी वो बार बार इसलिए कराते हैं कि आप राफेल ना खरीदें, आप F-35 खरीदें। और वो चाहते हैं कि जो $250 बिलियन के करीब जो भारत की किटी में पड़ा हुआ है, जो उनके मुताबिक वो उन नवाज़शात की वजह से कमाया गया है जो अमेरिका ने भारत पर की हैं, तो वो चाहते हैं कि उसमें से कुछ हिस्सा दिया जाए। क्योंकि अमेरिका खुद जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है उसको पैसों की जरूरत है, वो हर जगह से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। कोई $1 ट्रिलियन उनको फौरी तौर पर चाहिए डिफॉल्ट से बचने के लिए। तो मामला ये है कि ये सारी चीजें डिफरेंट तरह की अप्रोचेस के साथ बैक वक्त हो रही होती हैं। तो जो इस वक्त सिचुएशन है ये बेसिकली अपनी आवाम को जो अब बड़ी भारी भरकम किस्म की असलहा की डील वो भारत करेगा अमेरिका के साथ अपने आप को टैरिफ से थोड़ा सा बचाने के लिए, तो उस चीज के अंदर वो अपनी कौम को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी बहाने जरा थोड़ा सा वो छेड़खानी भी कर देते। इसके अलावा उनका कोई पर्पस नहीं है। अगर उनमें जवाब देने की सलाहियत होती तो वो फिर अमेरिका के पास ना जाते और जंगबंदी ना कराना शुरू कर के लिए कोशिशें शुरू करते। उनके अंदर ये सलाहियत नहीं थी। पाकिस्तान ने जो डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था वो उनकी समझ और अकल और उनकी जो टेक्निक या उनकी जिसे कह लीजिए उनकी जो टेक्नोलॉजिकल जो थी ना सलाहियत कैपेबिलिटी, वो उससे कहीं ज्यादा थी। इसलिए वो समझने से कासिर थे। अपना उन्होंने रडार S-400 जो है अगर उसकी बैटरी तबाह करवा ली तो इसका मतलब ये है कि उनका कोई डिफेंस सिस्टम कहीं काम कर ही नहीं रहा। हमारे यहाँ जब वो इसराइली ड्रोन्स आए थे और उन्होंने हमारे एक जो जिसे कह लीजिए कि ये जो
रेडार को ट्रेस किया था, तो हमें फौरन उसकी टेक्नोलॉजी की समझ आ गई थी और हमने उसका काउंटर करके उसको डील कर लिया था। लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था कि पाकिस्तान किस तरह से उनके बैटरी को ट्रेस कर रहा है और ट्रेस करने के बाद किस तरह से जो है ना वो चीजों को डील कर रहा है, कैसे राफेल गिरते चले जा रहे हैं। सो इसलिए अब उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो चीन के पास तो जा नहीं सकते और रूस से वो मामलात अपने डील नहीं कर सकते। उनके पास एक ही चॉइस है और वो यूएस है, और यूएस भी ये चाहता है कि वो जो है वो बेहतरीन डील करे और मैक्सिमम जो है असलहा बेचे भारत को। इसी पर्सपेक्टिव के अंदर आपने अगर बचना है, सर्वाइव करना है, पाकिस्तान का मुकाबला करना है, तो आपको यूएस इक्विपमेंट की जरूरत है। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर ये सारी कहानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, जो दूसरा मामला है, जो जो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला, दूसरे ममालिक के अंदर डालने वाला, और जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान के थ्रू प्रॉक्सी का इस्तेमाल करने वाला, वो ये मामला जो है वो अल्टीमेटली करता चला जाएगा, क्योंकि इसके जरिए वो मुसलसल ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश करे और पाकिस्तान को एंगेज करके रखे इन मामला के अंदर, ताकि वो फुल फ्लेज किसी तरीके से मजीद प्रोग्रेस ना कर सके और कल को इतना जो है जोरावर या ताकतवर ना हो जाए कि वो भारत जो है वो बिल्कुल ही जो जिसे कहते हैं कि फ्लैट हो जाए। तो ये वो सारा पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी बढ़ रही है। ये जो उसको अब रिसेंटली अफगानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो अफगानिस्तान ने बड़े भोंडे अंदाज में ओपन होके अमीर मुत्तकी ने वहां बैठकर और जो कुछ किया, और उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो मसाइल सामने आए, वो सारा उसी का शाखसाना है। ठीक तो है सर, मैं चाहूंगा ये इसको ना एक अलग, इस पे जरा एक अलग सेशन करते हैं इस चीज को लेके, क्योंकि ये एक डिफरेंट सा टॉपिक हमारे लिए नहीं है। ये हमारे लिए एक बड़ा पुराना मसला है जिसमें भारत पहले ही दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था पाकिस्तान में, और अफगानिस्तान से भी हमें कभी अच्छी हवा तो आई नहीं, यही गर्म हवा आती रही। अब तो वहाँ पर वो इतनी प्रॉक्सीज जमा हो गई हैं, उनके अपने कंट्रोल में अफगानिस्तान नहीं है। बुखारी साहब, सजाद बुखारी साहब, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा, पहले ये जो धमकी है भारत की कि जी ये सिर्फ ट्रेलर था, पूरी तरह तैयार है, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा फैंटी खाने का शौक है उन्हें। बहुत शुक्रिया खोखर साहब। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने जो है, शाद साहब ने जो है वो तमाम टेक्निकलिटीज़, उस टेक्निकलिटीज़ में सिर्फ मैं एक ऐड चीज़ करना चाहूँगा कि ये F-35 के हवाले से एलॉन मस्क ने एक दफ़ा कहा था कि ये वो कबाड़ खाना है जिसको जो भी ख़रीदेगा सारी ज़िंदगी पछताएगा, क्योंकि इसको ग्राउंड करने के लिए जो है ये अपनी मर्ज़ी से उड़ता है और अपनी मर्ज़ी से लैंड करता है। खैर इसकी और भी मज़ीद तफसीलात, वो तेजस है उनका, उसकी वो फुटेजेस जो आ रही है ये दुबई शो की, वो पता नहीं उसमें किस तरह। जी F-35 के हवाले से फिर काफ़ी नाराज़गी भी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, और ये उन्होंने कहा भी था। आपको पता है जब वो गए थे ना, अब की बार ट्रंप सरकार बड़ी खुशी से गए थे, जफ्फियाँ मारने पूरी फैमिली को लेकर गए थे, उस वक्त ये एलॉन मस्क ने ये बात कही थी। और बल्कि उनके जो जीडी बख्शी हैं वो बड़े वावेला उन्होंने मचाया था कि नहीं लाना, ये पता नहीं F-35 नहीं लाना। खैर जो भी है, बहरहाल अब जो एग्रीमेंट होने जा रहा है, आपको पता है ये एग्रीमेंट जो भारत और कहा यह जा रहा है कि ये क्या भारत की इकोनॉमी को डबोने के लिए सिंक होल होगा? जी बिल्कुल, भारत को जो है वो एक किनारे पे लेके जाना है, एक साइड लाइन पे लेके जाना है, और सफारती तौर पर उसको तनहा करने की बात है, क्योंकि P5 के 2 परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो उनसे दूर हो जाएंगे, और उसके बाद उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब जो है, और जो डिफेंस लाइन है उनकी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। और वो अमेरिका हमेशा से उसकी ये कोशिश रही है कि अमेरिका जो है वो आर्म रेस में कभी रूस से ज़्यादा तेज़ भागने की कोशिश करता है, रूस जो है वो कभी अमेरिका से ज़्यादा तेज़ भागने की कोशिश करता है। फिर एक फॉसिल फ्यूल हेजमनी भी है, वो भी आप अच्छी तरीके से जाने। फिर डी डॉलराइजेशन और डॉलर्स के हवाले से जो अब तक पूरी दुनिया में जो सब कुछ हो रहा है वो एक अलग फैक्टर है। नई फॉर्मेशंस हुई हैं, वो फिर काफ़ी तफसील में। इस धमकी के हवाले से मैं स्पेसिफिक रहूँगा। आपको याद होगा बिपिन रावत जो है, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि जी हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। फिर यहाँ पे लोगों ने लतीफ़े बनाना शुरू कर दिए वो, नहीं, उनका मतलब था कि सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक तो कोई नहीं हुए थे, कौवा था बेचारा हमारा, एक पाइन ट्री हमारा शहीद कर दिया था। वैसे भी पाइन ट्री से हमें बहुत ज़्यादा लगाव है। खैर वो एक अलग बात है। हमने वहीं पे फिर एक उनका पायलट गिरा दिया। जी बिल्कुल। अभी पायलट्स की बात करेंगे, फिर और भी बहुत सारे पायलट याद आ जाएंगे। खैर मैं इधर तक महदूद रखूँगा कि इन्होंने अभी आपके सर क्रीक पे जो है 20,000 ट्रूप्स को लाए, और उन्होंने अपने तीनों जो सर्विसेज हैं उनको यूटिलाइज किया, उनकी प्रैक्टिस करवाई, एक आध जहाज़ भी उनका लुढ़क किया। वैसे भी इनके जहाज़ के पुर्जे वर्जे गिरते रहते हैं, आपको भी पता है। एक इन्होंने सेटेलाइट, हमारी सेटेलाइट के मुकाबले में जो है उन्होंने भेजी थी, और वो भी मेरे ख्याल में दूसरे फेज़ में ही जो है उसकी फ्रिक्वेंसी कहीं पता नहीं चला था, वो पता नहीं कहाँ से फिर उन्होंने उसको आसमान में जो है वो डिस्ट्रॉयड कर दिया था, तबाह कर दिया था। मैं ये समझता हूँ कि धमकियों से कुछ भी नहीं होता। पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है पाकिस्तान के साथ जब 6 और बिलखुसूस 10 मई की रात, क्योंकि ये 10 मई की रात का सहरा मुझे सर होता है कि इसकी अनाउंसमेंट जो है वो मैंने की थी,
और मैं उस वक्त ये तमाम तर जो सूरत हाल थी इंटरनेशनल मीडिया को भी मैं देख रहा था, CNN की उस वक्त जो लाइव रिपोर्टिंग थी वो भी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतें और बिलखुसूस कम्युनिकेशन वारफेयर जो है पाकिस्तान की, उसने अपना लोहा इस दफ़ा मनवाया है। जिस तरीके से उनके ग्रिड स्टेशंस बंद कर दिए, 70% उनकी कम्युनिकेशन जैम कर दिए, पाकिस्तान के नौजवानों ने जो किरदार अदा किया वो भी मैं कहता हूँ नाकाबिल तस्खीर उन्होंने जो है ना वो अपना किरदार अदा किया। फिर हमारा जो मार्का हक था वो तो पूरी दुनिया जानती है। अब जो इन्होंने ट्रेशूल इन्होंने तीनों सर्विसेज की जो एक्सरसाइज की है उस पे इन्होंने बड़ी गीदड़ भपकियाँ, मुझे भी शो के अंदर बड़े कहते थे कि जनाब तैयारी पकड़ो और पता नहीं क्या होगा। तो मैं उनको यही बात कहता था कि आप अपने मैक 21 याद करें। आपको पता है इनकी मैक 21 जो है वो ग्राउंड हो चुके हैं, खत्म कर दिए वो तो कई पायलटों की जान लेकर हुए जी सर। वो जो पहले 4 पायलट्स थे ना जिनको इन्होंने मॉस्को भेजा था, रशिया भेजा था, वहां से वो ट्रेनिंग हासिल करके आए थे, उनमें से एक बचा था। फिर उसने जो उसकी हालत ज़ार थी उसने फिर उसकी पूरी तफसीलात भी मीडिया को बताई थी। जी बिल्कुल, कि क्या हुआ था उनके, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई अराउंड कोई 400 के करीब जो है लोग जो है उसमें मर चुके हैं उस मैक 21 में। वो उसको फ़ज़ाई ताबूत जो है, फ्लाइंग कॉफिन शायद उसको कहते थे, वो भी हो चुका था। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो इस ट्रेशूल के बाद भारत ने पहले कोशिश की ना, वो एक आपको पता है एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है, एक स्टंट के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं। बिहार के इलेक्शन हो रहे थे। साहब एक चीज़ है, आप चूंकि खुद उस मीडिया को ठीक तरीके से जवाबात देते हैं, इनके हवाले से ना हमें कोई बईद नहीं है। ये अगर सामने से नहीं लड़ेंगे ना तो ये प्रॉक्सी वार तो अब सामने वाली हिम्मत हमें पता है, लेकिन प्रॉक्सी वार बड़ी खतरनाक हो रही है। और वो जिस तरह से ये अफगानिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, मैं बहरहाल इस पे थोड़ी आप लोगों से अगली डिटेल इसी पे बात करूंगा। जावेद साहब प्लीज़ ज़रा आपका व्यू चाहिए। जो धमकी दी है, हमें हर चीज़ को सीरियस लेना है, हमें इसको मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। ये हम देख रहे हैं, वो ठीक है कि हमारी आवाम को पता लग गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज जो है उनका कैलिबर क्या है, तो वो हमें अंदाज़ा हो गया, इसलिए आवाम नहीं डर रही। वो सोशल मीडिया पे ठीक ठाक मीम्स बना के उसका मुकाबला करें। लेकिन बहरहाल एक धमकी दी गई है, क्या लें इसको, कैसे लें? देखिए, हमारे जो डिफेंस के पॉलिसी मेकर हैं वो इस पे नज़र रखे हुए हैं और वो कहते हैं कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो हम विद फुल फोर्स, विद फुल प्रिपरेशन हम इसका जवाब देंगे और शायद उस पहले जवाब से भी ज़्यादा सख्त होगा। ये बात आपने दुरुस्त कही है कि हमें हिंदुस्तान की इन गीदड़ बपकियों कह लें या इन धमकियों को ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब कोई बहुत बड़ा पहलवान अपने आप को समझता हो कि मेरे मुकाबले में जो शख्स है उसको मैं एक मुक्का मार कर ढेर कर दूंगा, और जब लड़ाई का वक्त आता है, जब टेस्ट होता है और वो पहलवान साहब जो है उनको चारों शाने चित कर दिया जाता है, तो उनका गुस्सा और उनकी जो झुंझलाहट है वो काबिल दीद होती है। यही हालत इस वक्त हिंदुस्तान की है। ये जो धमकियां दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ज़रूर ये कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, कोई ना कोई अपनी तरफ से कोई हिकमत अमली ज़रूर बना रहे होंगे, और हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, डिफेंस के इदारे हैं, वो इस पर नज़र रखे हुए हैं। अभी फ़िलहाल वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कई और महाज उन्होंने खोले हैं। दहशतगर्दी का महाज एक है और उसमें उन्हें अफगानिस्तान की मदद हासिल है, तालिबान की। और आप देखें कि अफगानिस्तान से, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हमने उसके साथ क्या नहीं किया। हमने उनके 40 लाख अफगान भाइयों को और यहाँ पे उनकी मेज़बानी की। हज़ारों बल्कि लाखों अफगानी जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में या दूसरे मुल्कों में वो पले बड़े यहाँ हैं, उनकी ट्रेनिंग हमने की है, हमने उनको तालीम दी है, हमने उन्हें यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया है, और वो बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के शुक्रगुजार होते, उनमें एक अजीब अनाद और बुग़्ज़ है पाकिस्तान के हवाले से। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो अफगानिस्तान का सॉइल यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से जो है मुज़ाकरात के 3 अदवार किए, और 2 तो इस्तांबुल में हुए हैं और दुआ में भी हो चुके हैं, और उनको हमने कन्विंस किया कि हमारे दोनों ममालिक के ये मफाद में नहीं है जो कुछ आप कर रहे हैं। डोंट बी ए प्रॉक्सी ऑफ इंडिया। लेकिन सर वो डायरेक्शंस कहीं और से ले रहे थे, उसके बीच में जो इतलात आई हैं वो यही हैं
कि वो एक एक पॉइंटर पे जाके कहीं और से डायरेक्शन लेते थे, दिल्ली से ये ना ले बिल्कुल लें। दुरुस्त है। और वो इंडिया उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया उनको पैसे दे रहा है, इंडिया ट्रेनिंग दे रहा है, और ये आज से नहीं है, कई अरसे से है। तो अफगानिस्तान को वो पाकिस्तान हम तो के खिलाफ कहते हैं यूज दे कर ना, रहे हैं। देखे ना, उनको वहां ला के देखे, फिर पता चलेगा कि दहशतगर्दी कैसे घुसती है भारत के अंदर, और फिर इनको समझ आ जाएगी। सो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को इस वक्त जो प्राइमरी चैलेंज है वो सरहदों का नहीं है मेरे ख्याल में, हमारा इकोनॉमिक चैलेंज बहुत बड़ा है। और पाकिस्तान जैसे उड़ान प्रोग्राम है या और हमने प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, पाकिस्तान इस इकोनॉमिक बहरान से निकलना चाहता है। पाकिस्तान वांट्स टू बी स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहता है, और इसके लिए पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए, इसके लिए पाकिस्तान को पीस विद इन एंड पीस विदाउट चाहिए। और ये हमारा इस वक्त बुनियादी ऑब्जेक्टिव है। हिंदुस्तान हमें डिस्टेबलाइज करता है थ्रू टेररिज्म। उधर उन्होंने BLA रखा हुआ है, मजीद ब्रिगेड है, इधर PTP है, और दूसरे जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इदारे हैं और जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज कर रहा है। हमें ये चैलेंज दरपेश है, और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है, पीस की जरूरत है, और हिंदुस्तान हमें इस मामले में हमेशा परेशान रखना चाहता है, और चाहता है कि इनकी जो एनर्जीज हैं वो इस तरफ लगी रहे। तो ये भी उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डिफेंस के एतबार से हिंदुस्तान से इट्स फार बेटर और सुपीरियर, और पाकिस्तान को एक एज हासिल है, और पाकिस्तान ने ये कर दिखाया है। उनकी जितनी भी, उन्होंने इससे पहले भी एक कोशिश की थी, और हमारे एयरफोर्स ने जाके उनके मिग तैयारे, और वो उनका एक पायलट भी गिरफ्तार हुआ, आपको याद है, जिसने कहा था कि चाय बड़ी मजेदार थी वगैरह वगैरह। तो वगैरह अच्छा था। तो अब ये अब पाकिस्तान ने दिखा दिया है कि आप डिफेंस के एतबार से आप पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो दूसरे टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। और इनमें भी पाकिस्तान ने बड़ी खंदा पेशानी से और बड़े रिजॉल्व के साथ ये टेररिज्म को काबू कर लिया है। और तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब काफी अरसे से उनकी ये कोशिश, अब भी जो आपने बात की KPK में 15 खवारिज जो हैं उनको उन्होंने वासले जहन्नम किया है। तो ये एक सर मैं इस पे करता हूँ टेररिज्म पे बात, और KP थोड़ा सा हमें ना इस तरफ भी बात करनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, उनका बड़ा रोल है। और 18वीं तरमीम के बाद NFC तो सारे लेने के लिए आगे आ जाते हैं। ये जिम्मेदारी कौन लेगा कि अपने सूबे में अमन व अमान को बरकरार रखें, और वहाँ से खवारिज एंटर कैसे हो रही हैं, ये चीज़ें अब करना सूबाई जिम्मेदारी है। अफवाज पाकिस्तान लड़ रहे हैं हर महाज पे, फिर हम कहते हैं जी वो यहाँ क्यों नहीं लड़ रहे, हर जगह वही लड़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, जरा इस पर भी बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। हम जरा जिक्र कर रहे हैं भारतीय धमकी का, लेकिन चूंकि ये धमकी बहुत लंबे अरसे से वहाँ से आ रही है, कभी पानी की मद में, कभी किसी चीज़ में, कभी नेवी की एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, कभी वो ज़मीनी बात करते हैं, हवा में तो अब उनकी बिल्कुल हवा अब रही नहीं है कि वो वाली हवा हो उनमें कि वो आके हवा में हमसे लड़ लें। तो उन्हें अंदाज़ा है कि पाकिस्तान अफवाज का सामना करना थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल अमल है। हाँ, ये अमेरिका वाला पॉइंट कि अपनी इकोनॉमी को उन्होंने सिंक होल भी बनाना है, अमेरिका ने अब उन पर दबाव डाला है, वो चीज़ों को भी जस्टिफाई करना है, अवाम को भी कुछ ना कुछ बात झूठ सच बतानी है। जैसे दिल्ली का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, हिम्मत नहीं हुई वहाँ पे कुछ निकले, और वो उसमें डर के मारे उन्होंने फिर वो तुर्किया पर उनके चैनल इल्ज़ाम लगाते रहे। इनकी तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि इनका मीडिया क्या बोलता है, उनकी गवर्नमेंट क्या बोलती है। ये नौशाद साहब, ये जो दिल्ली वाला मामला हुआ था, हमें लगा था कि अभी फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पहले ही बड़ी हजीमत पूरी दुनिया में उठा ली। उन्होंने सोबर मीडिया बनने की कोशिश तो बड़ी की, फेक कोशिश, लेकिन फिर वो आखिर में उसी पर उतर आए, वही अपने वतीरे पे। अब तुर्किया पे इल्ज़ाम लगा दिया, कभी किसी की बात। लेकिन सर ये जो धमकी है, इसके बाद हम देख रहे हैं, या इससे पहले भी, ये दहशतगर्दी का चैप्टर अभी रिसेंट जो 15 खवारिज मारे हैं, फितनॉल खवारिज हो, फितनॉल हिंदुस्तान हो, TTP हो, या फिर ISIS हो, अब दुनिया इस चीज़ पर मान भी रही है, दुनिया देख भी रही है। आप हमें क्या करना है अभी इस सिचुएशन को लेके, बॉर्डर सिचुएशन ख़ास तौर पे, हम इसको ज़रा देखें, फिर मैं ज़रा KP गवर्नमेंट उसके रोल पर भी बात करूँगा।
देखिए, सबसे बड़ा जो मामला है ना, ये हमें बहुत पहले बात समझ में आ चुकी हुई थी कि ये जो आपको याद होगा कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो आपके यहाँ अचानक जो है वो डॉलर जो है वो उसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई, और आपने जब उसको प्रॉब किया तो आपको पता चला कि यहाँ डॉलर स्मगल हो रहा है। हम्म। फिर आपको पता चला कि जी यहाँ पर कभी दाल गायब है, कभी आटा गायब है, कभी गंदम नहीं है, कभी चीनी नहीं है। जब इन माफियाज को जिसे कहते हैं ना प्रॉब किया गया तो पता चला कि ये तो सारे के सारे जो है ये अफगान बाशिंदे हैं जो यहाँ पर अपने पूरे पूरे नेटवर्क्स चला रहे हैं। और जो ये नेटवर्क चला रहे हैं, दरअसल ये एक तरह की फाइनेंशियल स्ट्रीम है उन दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करने के लिए जो जिनकी पनाहगाहें अफगानिस्तान में है, वो वहां से यहाँ आते हैं और यहाँ आकर दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो फर्दर प्रॉब किया गया तो पता चला कि ये तो ताने बाने जो है ये भारत से मिलते हैं, क्योंकि इसकी जो फाइनेंशियल साइड है उसके साथ साथ उसको स्ट्रेटेजिकली भी और अदरवाइज इक्विपमेंट के पर्सपेक्टिव में भी जो आर्म्स एंड एमिनेशन सप्लाई करने का काम है, यानी इक्विप करना है किसी को, वो भी वो करके दे रहे हैं। ये जो पर्सपेक्टिव था, इसको जब हमारे सामने बिल्कुल क्लियर कट सामने आ गया तो उसके बाद ये आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल साहब जो उस वक्त आर्मी चीफ के तौर पे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया। आपके यहाँ ड्रग्स जो थे वो पहले इन्वॉल्व थे, ड्रग्स की वजह से सिस्टम था, लेकिन वो जो टेररिज्म की फाइनेंशियल स्ट्रीम से नहीं मिलते थे। वो सिर्फ ये था कि चंद लोग जो है वो अगर ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं या स्मगलिंग कर रहे हैं तो वो अपने को फायदे ले रहे हैं। लेकिन जब से ये जो एक पूरा नेक्सस डेवलप हुआ, कौम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि चाहे टीटीपी हो, चाहे बीएलए हो, चाहे दीगर ये मजीद ब्रिगेड की बात हो या टीटीपी के अपने फैक्शंस हो, ये सारे जो फैक्शंस हैं इन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया है। और वो गठजोड़ उस वक्त हुआ जब हमने इनके खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया और इनको हमने खत्म करने की कोशिश की, तो ये सारे मिल गए। अब मिल भी इसलिए गए कि इनके पीछे जो इनका मास्टरमाइंड है वो भारत है, और वो जो है ना वो इन सबको उन्होंने एक जगह इकट्ठा करके इन्होंने आपस में कोऑपरेशन शुरू कर दिया। इससे कबल पहले ऐसा कोई कोऑपरेशन नहीं, बीएलए का कोई ताल्लुक नहीं था टीटीपी से, या टीटीपी जो है वो मजीद ब्रिगेड को फैसिलिटेट नहीं करती थी। लेकिन जब इन सबके ऊपर अपने अपने ऊपर आई तो इन्होंने जॉइन हैंड्स कर ली। अब हुआ ये कि ये जो नेक्सस है इसको तोड़ना जरूरी है। अच्छा, अब तोड़ने के लिए जब आप उसको कोशिश करते हैं, फर्ज कीजिए आप ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं, आप यहां पर ऑपरेशन करके एक इलाका क्लियर कराते हैं, आपको पता चलता है कि फिर कोई चंद दिनों बाद कहीं ना कहीं से कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं और करके आके वहां पर फिर जो है ना वो अपना मामला जो है उसको आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपने वो याद होगा आपको जो सड़क बंद रही थी और उसके बाद दोनों तरफ से जो मसाइल थे, वहां पर भी ये लोग जो है वो बुरे तमाम मामलात के अंदर इन्वॉल्व थे। कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी पॉलिटिकल पैटर्नेज भी मौजूद थी, जिसकी वजह से इनको यहां भी फैसिलिटेट कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आपने ये क्रैकडाउन शुरू किया। सर आप खुद मामला ये सोचिए है, नौशाद साहब, इस पे मैं आपका हेडअप चाहूंगा। अब चलें, इस पे बात आ गई है, ये सारा रिलेटेड है डॉलर से, इसमें कोई ताल्लुक नहीं मजहब या दीगर एलिमेंट का। अगर होता तो क्या ये पोस्ट की काश्त, ये अफीम, ये चीज़ें, ये ड्रग, ये पाकिस्तान स्मगल करते या यहाँ से वहाँ ले जाते? और ये खैबर पख्तूनख्वा में भी काश्त हुई, आपको पता है गवर्नमेंट सो रही थी खैबर पख्तूनख्वा की या क्या कर रही थी, उस पर भी वो जवाब दे, उसको होना चाहिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। फिर जिस तरह की ड्रग इकोनॉमी को ये तरवीज दे रहे हैं और असले की इकोनॉमी को, तो इसमें तो कोई चीज़ इबाम है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल कोई इबाम नहीं है। देखिए, ये बहुत क्लैरिटी के साथ बातें सामने आ चुकी हुई हैं। ये जो बात अब की जाती रही है, ये कि ये जो पैटर्नेज की बात जो मैंने आपसे कही है, ये यकीनन ये पब्लिक हुई है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं इसके ऊपर कि ये प्रॉब्लम ये है कि ये मामलात बढ़ते चले जा रहे थे। क्यों? इसलिए कि जो जो सपोर्ट अफगानिस्तान की सरजमीन की वजह से और जो पीछे मास्टरमाइंड बैठा है वो तो डायरेक्ट अब यहाँ रिक्रूटमेंट, आपने डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपने देखा कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब आपके कम्युनिकेशन के जराए बदल चुके हैं, तो वो यहाँ पर लोगों को इस काम पे उकसाते हैं क्योंकि पैसा उनको मिलता है और पैसा यहाँ से फैसिलिटेट किया जाता है। तो ये जो सिस्टम को अगर आपकी पॉलिटिकल पैटर्नेज ना हो, आपने देखा नहीं पंजाब के अंदर नहीं थी पैटर्नेज, कैसे पंजाब को सफाया किया। यहां भी पंजाबी तालिबान की बात आपको याद है ना, होना शुरू हो गई थी। जी आपको जी। इंटीरियर सिंध के अंदर भी आपको याद है कि ये जब कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो उनके पास से भी वो गन्स निकली जो अमेरिकन थी, वो उनके पास कहां से पहुंची? ये यहां से अफगानिस्तान से आपके इन तंजीमों के पास आई और इन्होंने अपना खर्चा पूरा करने के लिए बेचने के लिए बेचकर उनको दी कच्चे के डाकुओं को। यानी ये पूरा सिस्टम डिजाइन हो चुका था, लेकिन सिंध ने उसको कंट्रोल किया, जिसकी वजह से
अब आपको कराची के अंदर या अदरवाइज सिंध के अंदर या पंजाब में उस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई नजर नहीं आती। लेकिन ये मामला जो है ये केपीके और बलूचिस्तान में ठीक होने का नाम है। बलूचिस्तान में तो चलो समझ में आती है कि बहुत फार फ्लंग एरियाज है, इतने बड़े एरियाज हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक जिसे कहते हैं कि एक टाइम लगेगा और उसको चाहिए होगा। अगरचे कंट्रोल कर लिया गया है काफी, अब वहां पे उस तरह की दहशतगर्दी की वारदातें नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। ये मुमकिन नहीं है कि कोई टेररिस्ट जो है ना वो कहीं छुपने की कोशिश कर रहा हो और कोई उसको लोकल फैसिलिटेट ना कर रहा हो और वो छुप जाए। लोकल फैसिलिटेशन होती है तो ये दहशतगर्द जो है ना ये अपनी कार्रवाइयां करने में कामयाब होते हैं। और लोकल फैसिलिटेशन सिर्फ वो कर सकता है जिसका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जब तक पुलिस डिपार्टमेंट ये सीटीडी या अभी हालिया ये जो इस्लामाबाद पर दहशतगर्दाना एक कार्रवाई हुई थी उसके ताने बाने आपके सामने हैं, यही लोकल फैसिलिटेटर, और जब वो खुद भी अफगानिस्तान के ही लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं पठान बन के, कोशिश पठानों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर हूँ कि हमारी जो पश्तून कौम है बड़ी गयूर कौम है, हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करती रही है। कबाइल आपने देखा अभी कबाइलियों ने भी डिसोन किया इस चीज़ को, तो उन्हें वो इन चीज़ों को समझते हैं। और ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है हमारे लोगों के समझने के लिए कि ऐसा अफगानी है, हमारे लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं वो पश्तून हैं, हमारे लिए वो बड़े अहम हैं और बहुत हमारे दिल के करीब हैं और हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं और बड़ी गयूर कौम है। उनके होते हमें कभी परेशानी भी नहीं रही बॉर्डर की भी। जावेद साहब प्लीज़, ये जो नौशाद साहब जिस पॉइंटर का जिक्र कर रहे हैं, एक तो बॉर्डर सिचुएशन और जिस तरह से पेनिट्रेट करने की कोशिश सोसाइटी में 45 साल रख के हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब ये जाए ना ज़रा भारत तो उन्हें पता चले, अभी तो धमाके शुरू हुए हैं वहाँ, अभी और होंगे भारत में जब ये ज़्यादा भारत जाना शुरू हो गए अफगानिस्तान। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान एक हमारे लिए हेडेक है और हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कि हम उसको अपने दाईं तरफ रखें और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें। हमने उनकी मेज़बानियाँ की, हमने उनके नखरे सहे और उनको हर तरह से हेल्प आउट किया। और उस ज़माने में जबकि दुनिया अफगानिस्तान को और तालिबान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रही थी और अभी भी उनके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात हो रही है, यूरोप सारा और बाकी ममालिक जो हैं वो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के बारे में, तालीम के बारे में, इंसानी हकूक़ के बारे में, शहरी आज़ादियों के बारे में वो बड़ी तनकीद कर रही है ये सारी दुनिया कि तालिबान का जो गवर्नेंस का स्टाइल है, जो जिस तरह से वो अपने लोगों को ट्रीट कर रहे हैं वो कंटेमेबल है, काबिल मुज़म्मत है। जरा पूरी ये बात भी इसमें एडअप करें जावेद साहब, चूंकि आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये सारी चीज़ें अदवार देखकर यहाँ तक पहुँचे आपकी जर्नलिज्म कि वहाँ पूरे अफगानिस्तान पर तो कंट्रोल ही नहीं है इनका। एक सेंट्रल पॉइंट है जिस पर कंट्रोल है और बहुत छोटे इलाके पर है। ये ठीक बात है, लेकिन चूंकि उन्होंने एक नारा दिया हुआ है कि हम इस्लामी हुकूमत बनाना चाहते हैं, अमारात अफगानिस्तान, इस्लामी अमारात अफगानिस्तान, ये ड्रग इकोनॉमी के जरिए और इसके लिए कर रहे हैं। और पीछे जो है एंटी पाकिस्तान और दूसरे एलिमेंट शामिल हैं जिनमें इंडिया सरे फहरिस्त है। बाकी ममालिक, इलाकाई ममालिक उनको ये अब उनकी ये मदद नहीं कर रहे फाइनेंशियली एंड अदरवाइज, लेकिन उनको हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर फैसिलिटेट कर रहा है और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। इस वक्त सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है इंडिया का वो ये है कि डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। बांग्लादेश में जो हुआ वो आपके सामने है, बाकी हिंदुस्तान के बाकी भी पड़ोसी ममालिक के साथ, नेपाल के साथ और श्रीलंका के साथ, चाइना के साथ तो उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है ही है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो इरिटेंट्स हैं, यही वो हिंदुस्तान की पॉलिसियों का एक नतीजा है, एक वो जिसकी वजह से वो उसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर एक सुपर पावर बनने के ख्वाब के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। ये ख्वाब उनका चूर चूर हो जाता है जब दुनिया देखती है कि पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश, भूटान, कोई मुल्क नहीं बचा है, किसी भी पड़ोसी के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो वो किस तरह से ये दावा कर सकता है कि मुझे भी सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन बनाया जाए? उसने हर जतन कर लिया, हर कोशिश कर ली। अमेरिका भी उसकी तरफ झुकाव रखता था कि इसको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाए, लेकिन चाइना
और दूसरे बहुत से ममालिक हैं जो रिफॉर्म्स चाहते हैं यूएन के अंदर। सर खुद सोचते ना, जो मुल्क सिक्योरिटी रिस्क हो, जिसके न्यूक्लियर की सबसे हसास जो कंपोनेंट्स हैं वो बाजारों में बिक रहे हो, मतलब इतना अनसेफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनका। जो न्यूक्लियर वो उनकी जो सारी हो रही है, सारी उनकी दुनिया में स्मगल हो रहे हैं वहां से, और लीकेजेस हो रही हैं। और फिर ये कि अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ, दालित्स के साथ, क्रिश्चियंस के साथ उनका क्या सलूक है। तो ये सारी अपनी जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं इनको इंडिया एक्सटर्नलाइज करता है थ्रू एक्सटर्नल मनूवर्स। वो ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया को मैं एक और चेहरा दिखाऊं कि जी मेरे ये मसल्स हैं, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन ये एक सारी एक हॉक्स है, एक धोखा है, और वो एक्सपोज हो चुका है। जबकि उसने पाकिस्तान के साथ इस साल मई में एक तनाज़ा किया और एरियल वार हुई, उसमें उसने बड़ी हजीमत का उसको सामना करना पड़ा। और अमेरिका, यूरोप, चाइना और रशिया, बड़ी ताकतें भी ये मान गई कि हिंदुस्तान में वो सलाहियत नहीं है कि वो चाइना को काउंटर कर सके या एक सुपर पावर या एक इलाकाई बड़ी पावर बन सके। तो उसने अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर लिया है कि उस पर वो सलाहियत नहीं है, वो एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं है कि वो एक बड़ी ताकत बन सके और चौधराहट कायम कर सके। तो अब वो क्यों इस तरह कर रहा है, क्यों अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब कर रहा है, और क्यों ये दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इससे उसको क्या मिलेगा। उसका अपना इमेज जो है वो खराब हो रहा है, और इंटरनली उसकी जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, जो अक़लियतों पर जुल्म कर रहा है, जो पड़ोसियों के साथ उसके ताल्लुकात खराब है उनकी वजह से, और बाकी जो उसके बड़े बड़े दावे थे कि इंडिया राइजिंग एंड इंडिया शाइनिंग वगैरह, वो सब ख्वाब उसके चकनाचूर हो चुके हैं, दुनिया ने देख लिया है। सो मैं समझता हूँ कि अब हिंदुस्तान के पास वो फेस नहीं है कि वो दुनिया को दिखा सके, मजीद धोखा दे सके कि मैं एक बड़ी ताकत हूँ, मुझे मान लिया जाए। और अच्छा, एक चीज जरा जावेद साहब, ये जो पिछले दिनों, बल्कि नौशाद साहब, इस पे थोड़ा सा एक शॉर्ट सा आपका कमेंट, फिर मैं ब्रेक से आके इस पे थोड़ी और एक टॉपिक है उस पर भी हमने एक बात करनी है। मैं ज़रा पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूर आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि इनकी विल कहाँ दिखाई देती है। नेशनल एक्शन प्लान मौजूद था, उस पर कुछ उस वक्त ना कर पाए, ना सूबे आपस में कोऑर्डिनेशन पैदा कर पाते हैं। हम जहाँ पर अफवाज पाकिस्तान की बात करते हैं, फोर्सेस की, सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, वो काम कर रही हैं, वो अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रही हैं, वो दहशतगर्दी भी ख़त्म कर रही हैं। जहाँ डिसीजन मेकिंग आती है, वह कराची में हम रेंजर्स रोकने के लिए उसको 10-10, 20-20 दिन लटकाए रखते थे, जबकि इतना बुरा हाल था कराची का, वहाँ बड़ा अमन पैदा किया रेंजर्स ने। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी। नौशाद साहब, इससे पहले कि मैं इस पर बात करूँ, ये जो अभी जावेद साहब बात करें, क्या कोई एंगेजमेंट नेवल एरिया से भी बढ़ाने की कोशिश में है भारत? बार बार इसकी धमकी भी दे रहा है वो। देखिए, वो उसको अब शायद ये लगता है कि उसका बहरी बेड़ा जो है, जो एक एडवांटेज है उसके पास, शायद वो उसकी वजह से कुछ पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकेगा। लेकिन मुझे ये ख्याल है कि ये भी उसकी जो है ना खामख्याली साबित होगी, क्योंकि वो असल में जो चीज़ समझने की कोशिश नहीं कर रहा वो ये है कि जो पाकिस्तान ने पिछले 10-15 साल में अपने आप को जिस तरह से इम्प्रूव किया है, उनकी अफवाज जो है वो उस तरह से उस टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है उसको पकड़ नहीं पाई। वो उस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। अब सिर्फ जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर थी, मैंने आपसे कहा कि पहले वॉरफेयर थी 3 अफवाज तक महदूद, अब ये 6 डोमेन तो नोन है, यानी जो पाकिस्तान ने जिसका मुजाहिरा कर दिया है। अभी 2 डोमेन्स और भी माजरत के साथ शाह साहब, ये मैं बात चाहूंगा जरा हम क्लियरली पूरी करें। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, ये बात यहीं से पूरी करते हैं। वेलकम बैक नौशाद साहब, प्लीज बात कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि अभी तो ये जो चीजें हैं इसको करने के लिए, और फिर ये जो 6 डोमेन्स को आपको जब मल्टी डोमेन में जिसे कहते हैं ना कि प्रॉम्प्ट रिएक्शन के साथ आपको जब करना है, उसका रिस्पॉन्ड करना है उसके अंदर, और उसे ऑपरेशनल करना है और फिर उसका रिजल्ट लेना है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। आप आज ये सोचें कि हमने अपने आप को इस लेवल पे प्रिपेयर करना, तो शायद आपको आइंदा आने वाले, फर्ज कीजिए कि आप जदीद तरीन एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ आप शामिल हों, और आपका ट्रेनर या आपको इक्विपमेंट फराहम करने वाला या फैसिलिटेट करने वाला भी जो है वो आपको बहुत अच्छे लेवल पे आपको फैसिलिटेट करे, तो भी आपको सालों लग जाएंगे।
ये कोई इतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि जी आज वो जो शायद इस पोजीशन में है, उसको ये लगता है कि अगर फर्ज कीजिए फजाई बर्तरी उसकी खत्म हो गई, उसको जो है वो जमीनी फौज में भी मार खाना पड़ती है, उसको शायद यही कहीं ख्याल गुजर रहा है कि शायद नेवी एक ऐसा एरिया हो सकता है जहां हम कुछ डेंट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहरी बेड़ा है और पाकिस्तान के पास नहीं है। शायद नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो हमने इसी पर्सपेक्टिव के अंदर डिजाइन की है। और इंडिया को ये बात पता होनी चाहिए, होगी भी यकीनन, कि पाकिस्तान की जो 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 अगर फर्ज कीजिए हमारी कोई कमी नहीं है अगर उसके बहरी बेड़े के बनने के बाद, तो हमने उसका निकाल कर हमने उसकी तैयारी की है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये अफगानिस्तान की जो बात हो रही थी, हमें ये मालूम हो रहा था कि ये जब हम इन पे अटैक करेंगे, दरअसल ये जो पाकिस्तान के ऊपर इसने लॉन्च किया सारा कुछ, इसका पर्पज ये था कि जो रूट्स वो यहाँ पे अपनी अपनी उसने बना ली थी और जिस नेटवर्क को फैलाने की कोशिश करा, बेसिकली हमने उसको खत्म करने की कोशिश की। तो उसका मकसद ये है कि हम एंगेज करके दोबारा से वो जो दहशतगर्दों का वो जो नेक्सस है उसको फलने फूलने दिया जाए, जिसको पाकिस्तान फलने फूलने देने के लिए तैयार नहीं है। वो हर सूरत के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है। क्यों? इसलिए कि ये हमारी सर्वाइवल की जंग है, हमारी इकोनॉमी इससे डिस्टर्ब हो रही है। और जो हम जिस डिफॉल्ट के दहाने से वापस आए हैं, अगर हमने अपने लल्ले तल्ले खत्म ना किए, हमने अपना वतीरा ठीक ना किया, हमने अपनी जो रिक्वायर्ड जो सिस्टम है जो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। दहशतगर्दी के साथ इकोनॉमीज ग्रो नहीं कर सकती। अग्रीड सर। और इसके लिए कोऑर्डिनेशन, नौशाद साहब, कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं जावेद साहब यही चीज, ये जो जिम्मेदारी केपी गवर्नमेंट देखें आप, सिवाय एहतजाज के, धरनों के, जलसे जुलूसों के, पिछले वजीर आला तो देख रहे थे एक पूरा इलाका जल रहा था, दो ग्रोह आपस में लड़ रहे थे, वो भी बाहर से प्लांट की गई ये सारी चीज़ थी, वो हम देख रहे थे कि वहाँ पर सब कुछ हो रहा था, खामोशी थी, उसका नाम नहीं लेते हैं। अब भी यही हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर पोस्ट या वो काश्त हो रहा है ड्रग की फसलें, को देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की, वहाँ के वजीर आला की? सिर्फ एक बंदे के ऊपर सारी उनकी सियासत है, बाकी पूरा सूबा जो मर्जी करता रहे, और उन्होंने तो गाड़ियाँ तक वापस कर दी बुलेट प्रूफ। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंटरनल जो कोहिजन है, दाखिली सतह पर जो हमारा एक इत्तेहाद है, वो बहुत ज़रूरी है। और पीटीआई जो है वो उसकी पॉलिटिक्स की बुनियाद ही कॉन्फ्रंटेशन और तसादम है। और इस तसादम पे पहले भी जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी वो भी उसी पे चल रही थी। अब जो सोहेल अफरीदी साहब आए हैं वो भी यही कर रहे हैं, और वो तो ज़रा दो हाथ आगे हैं गंडापुर से। सो मैं समझता हूँ कि ये दिस सिचुएशन मस्ट कम टू एन एंड, और एक आहंगी होनी चाहिए। और एज ए फेडरेटिंग यूनिट केपीके को अपना रोल प्ले करना चाहिए। हुकूमत को, जब आपके पास हुकूमत आती है तो आपको जिम्मेदारी के साथ गवर्नेंस जो है उसका मुजाहिरा करना चाहिए। कॉन्फ्रंटेशन ठीक है, इंटरनली भी डिफरेंसेस होते हैं, सेंटर के, प्रोविंसेस के, फेडरेटिंग यूनिट्स के। नेशनल एक्शन प्लान पर मिनोन अमल ही नहीं हो पाया गवर्नमेंट से, जो सूबाई हुकूमतें हैं। चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो उस क्रूशल मीटिंग में ही नहीं गए जिसमें कि ये सारी चीजें तय हो रही थी। तो उनको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। और केपीके में जो अगर ये गड़बड़ रही और ये दहशतगर्दी होती रही, लोग मरते रहे, फोर्सेस पर हमले होते रहे और पुलिस पे और सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो वहाँ अमन कायम नहीं हो सकता और उनकी गवर्नेंस या उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं होगी। वो भी अपने सूबे में जिम्मेदार हैं, उन्होंने वोट लिए हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर टू देयर ओन इलेक्टोरेट। वो एजुकेशन दें उनको, रोजगार दें उनको, और तालीम दें उनको, और बाकी चीज़ें जो है उनको, हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करें। जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो उनके ऊपर तवज्जो दें, लेकिन वो फेडरेशन की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर ने उनको पहले दिन कहा था कि हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और हम कोऑर्डिनेशन के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स है उसकी शायद ये रिक्वायरमेंट है कि कॉन्फ्रंटेशन करें। लेकिन सर, इससे अगर आपके मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, सूबे में बेहतरी नहीं आ रही, क्या पॉलिटिक्स है ये नौशाद साहब? और कब तक चलेगी ऐसे पॉलिटिक्स? अगर ये हमारी प्राइमरी इशू नहीं रखेंगे,
अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, तो क्या हम प्रोग्रेस कर सकते हैं? हम दुनिया में अपना वजन बढ़ा रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी जा रही है, लेकिन इंटरनल इश्यूज में ये अगर एक सूबा बिल्कुल अलग डगर पे चल रहा होगा, कैसे मामला चलेगा? देखिए, नहीं चलेगा। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर सोहेल अफरीदी साहब ने अपना जो तरीकाकार है वो ना बदला, उन्हें समझाने की कोशिश की गई है, कुछ थोड़ा सा मुझे ऐसे जैसे कह लीजिए कि ख्याल गुजर रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त रास्ते पर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो रास्ता नहीं है जिसमें दूसरे सूबे काम कर रहे हैं। आप पंजाब के अंदर जिस तरह से काम हो रहा है, सिंध के अंदर भी आपको काम होता नजर आ रहा है, और उस सारे काम करने के साथ साथ एक बहुत बड़ा जिसे कह लीजिए कि एक जिसे कहते हैं ना सिंक हुआ है आपके सिक्योरिटी इदारों के साथ, कि यहां पर कोई किसी किस्म की इस मामले के अंदर पॉलिटिक्स आने नहीं दी जाती। होता यह है कि अगर आपके पूरा जिस्म जो है ना वो आपका साथ ना दे रहा हो, तो आपका दिमाग जितना मर्जी तेज चल रहा हो, आपका अगर एक हाथ जो है वो काम नहीं कर रहा, तो आप सिंगल हैंडेडली आप चीजों को फिर डील नहीं कर पाते, आपके बहुत सारी चीजें खराब होती हैं। जिस पेस के साथ आपका दिमाग काम कर रहा है, उस पेस के साथ बॉडी ऑर्गन्स को भी काम करना है, तब आप डिलीवर कर पाएंगे। और ये जो इसको ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कुछ अर्से तक तो किया जा सकता है कि जी चले भी, अब हुकूमत तब्दील हुई, मे बी के सोहेल अफरीदी साहब आए हैं, अगर उनको समझ आ जाए बात को, लेकिन आइंदा के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्वाइवल है, उसके लिए बहुत जरूरी है। सर, इस बात में खबर भी आ गई, इस बात में खबर भी आ गई नौशाद साहब, इस बात में आपकी तरफ से खबर भी आ गई कि इस चीज़ को ज़्यादा अरसा मजीद बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा, और बनता भी है सर। चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 2 से 2 4 करते समझ में आ जाती है, बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर आपका मुल्क सही चल रहा हो, एक सूबा बिल्कुल अलग डगर पे हो, तो जाहिर है कि फिर आपको विफाक के तौर पे एक तमाम इकाइयों को इकट्ठा करके एक इकाई बनना है ना, सारी चीज़ों को, सारे यूनिट्स को। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और बहुत शुक्रिया जावेद साहब का, जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ रहे, डॉक्टर सजाद बुखारी भी शो का हिस्सा रहे, बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।